हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का जो बसंत पाठ्य पुस्तक है आपकी, उसमें जो आपका पाठ नंबर 3 है, हिमालय की बेटियां। निबंध है, ये नागार्जुन द्वारा रचित है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आपका पाठ नंबर 3, हिमालय की बेटियां। आज हम इस पाठ का पूरा रिवीजन करेंगे। प्रश्नोत्तर हम जो है दूसरी वीडियो में करेंगे। तो चलिए बेटा करते हैं शुरू। हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्भ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था। यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो है ये जो नागार्जुन जी हैं, जिन्होंने ये हिमालय की बेटियां जो निबंध लिखा है, ये क्या कहते हैं, इन्होंने यहाँ पर नदियों के बारे में बताया है कि जो नदियाँ ऊपर से जो है पतली पतली दुबली पतली सी लगती हैं, वो अब जो है विशाल मैदानों में उतर कर क्या हो जाती हैं, विशाल हो जाती हैं, फैल जाती हैं, वो बड़ी बड़ी सी दिखती हैं। और वो कैसी बताया है, उनको गंभीर बताया है, शांत बताया है, क्योंकि ये तेज होती हैं जब, तो ये क्या होती हैं, बहुत ही जो है गुस्से वाली दिखती हैं, और जब ये आराम से चलती हैं, शांत भी ये बहुत दिखती हैं। तो आगे है बेटा कि इनका उछलना और कूदना। देखिए ये हिमालय पर्वत का चित्र दिखाया गया है। इनमें से ये नदियाँ निकलती हुई दिखाई गई हैं, क्योंकि बर्फ़ जो है पिघल कर ही तो नदियाँ बनती हैं ना। तो आगे देखिए क्या कहा है कि ये नदियाँ खिलखिलाकर लगातार हंसते रह जाना, इनके यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब इतना कौतूहल और इतना विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं, यह कौन लक्ष्य है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। आगे है बेटा कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र। देखिए दो नदियों के नाम हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, जेलम, काबुल काबुल कुभा, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी कि ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम लेते ही कौन सी नदियां सामने आ जाती हैं? आंखों के सुनते ही जो है रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, गंगा, यमुना, ये बहुत सारी छोटी बड़ी जो है नदियों को क्या कहा है यहाँ पर नागार्जुन जी ने? बेटियां कहा है कि क्या करने लगती हैं, ये नाचने लगती हैं आंखों के सामने। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर यह कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप
पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद मिलने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो क्या कहा है बेटा कि जो है उनको कैसा प्रतीत हुआ कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। आगे है बेटा, आगे कहा है कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वैत्रवती, वैत्रवती बेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना। क्या कहा था बेटा कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि वैत्रवती यानी कि बेतवा नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। इस बात पर इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, और वह किसका है बेटा, वह बहन का। तो यहाँ पर काका कालेलकर जी हैं, उन्होंने नदियों को क्या कहा है, लोक माता कहा है। उन्होंने नदियों को माता का, बेटियों का, प्रेयसी का, बहन का, ये बहुत सारे नाम दिए हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी कि कहाँ है, तिब्बत में की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में प्रगतिशील जल ने ऐसा असर डाला कि तन और मन ताजा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। क्या गुनगुनाने लगा, देखिए, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो बेटा ये था आपका जो है हिमालय की बेटियां पाठ, और लिखा है नागार्जुन जी ने। यहाँ पर ये ख़त्म होता है। आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इसका आप पूरा रिवीजन लीजिए ताकि आपको पूरे पार्ट में पता चल जाए कि है क्या। तो चलिए मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।